ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। नमस्कार श्रोताओं, रोज की तरह हम हाजिर हैं कोरोना जागरूकता श्रृंखला का एक और नया अंक लेकर। धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी कई जगह कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। हमें इसे लेकर पूरी सावधानी बरतनी है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करना है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 45 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और एक अच्छी बात यह है कि देश में स्वस्थ होने की दर 97% से भी ज्यादा है। कल 44,000 से अधिक नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है, लेकिन वहीं राहत की बात यह है कि कोविड से 42,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं। श्रोताओं, कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 011-2397-8046 पर संपर्क कर सकते हैं। कोविड को लेकर आपके अंदर कई जिज्ञासाएं और बहुत सारे सवाल हैं, जिनके जवाब हम सभी जानना चाहते हैं। श्रोताओं, कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए आज के इस विशेष फोन कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश की सशस्त्र सेनाओं का शीर्ष नेतृत्व करने के बाद कोरोना की इस जंग में एक वॉरियर की तरह लोगों को इस अदृश्य दुश्मन से जान बचाने वाले सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के रूमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। आपको सशस्त्र सेनाओं में रहते हुए उत्कृष्ट सेवाओं के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल PBSM से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर वेद, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पूछ भी कर सकते हैं। डॉक्टर वेद, जैसा कि कार्यक्रम का नाम है कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय जबकि कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी आ रही है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है, दुश्मन अदृश्य है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए, आपने ओपनिंग में भी बताया कि बहुत पहले खुश की बात यह कि केसेस निसंदेह कम हुए हैं और उसका मेन रीजन जो है, जो कारण है जी, उसका मेन कारण है हमारा बिहेवियर। क्योंकि हमने जो फर्स्ट जो वेव आई, सेकेंड वेव आई, उन सब से सीखा है और हम जब भी लॉकडाउन करते हैं, केसेस कम होते हैं, हम सभी के पास ये एक डिबेट चलती रहती है मीडिया में भी कि कितना खोला जाए और यदि खोला जाए तो यदि जनता जागरूक है, यदि मास्क लगाती है, यदि डिस्टेंस मेंटेन करती है और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे कहा गया है वो पालन करती है, तो हम इससे जंग जीत सकते हैं। ये हमने देखा है कि कहाँ 2 लाख केसेस पर डे हो रहे थे, आज मेरे खुद के अस्पताल में बहुत कम केसेस हैं, जिसे कह रहे हैं नेग्लिजिबल। और जहां तक पूछा जाए तो 2 लाख से आज सिर्फ मेरी ख्याल से 44,000 केसेस हुए हैं। तो हमने बहुत बड़ी विजय प्राप्त की है। बट जिसे कहते हैं कि हम चंद्रमा तक पहुंचे, बट ब्रह्मांड अभी बाकी है, बहुत लड़ाई बाकी है। और ये लड़ाई लड़ने के लिए हमें वैक्सीनेशन पे ज्यादा जोर देना पड़ेगा। और जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, वो हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आर्मी के डिसिप्लिन की तरह। आपने देखा होगा आर्मी में कि जैसे कोई एक सीनियर ऑफिसर आता है तो एकदम से एक जवान उसको सैल्यूट करता है, तो किसी ने पूछा कि बार बार सैल्यूट क्यों करता है? इसीलिए ताकि उसकी हैबिट बनी रहे। बस इसी को करना है। मास्क लगाइए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, साबुन का उपयोग कीजिए
और इसमें मैं एक और ऐड करता हूं, जी टॉकिंग बिहेवियर। जी मुंह से मुंह लगा के बात मत कीजिए। जी। ये डॉक्टर वेद, आपने जिस तरीके से इसको बताया, मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, और लोगों को जो बात समझ में आ पा रही है कि न्यू नॉर्मल जिसे हम कहते हैं, और जो टॉकिंग एटिकेट्स की अगर हम बात करें या एक हैबिट फॉर्मेशन की बात करें, क्योंकि कहते हैं कि ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, और धीरे धीरे एक दौर वो भी था कि जब हम कार्यक्रम करते थे और बात होती थी मास्क को लेके, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा लोग एकदम नाराज हो जाते थे कि इसको लगाने के बाद सांस घुट के रह जाती है और सांस फूलने लगती है, बहुत सारे बहाने बनाते थे। लेकिन आज की डेट में अगर हम 10-10 घंटे 8-8 घंटे हम लोग जब जॉब पे होते हैं तो मास्क लगाते हैं। आप जैसे डॉक्टर्स जो हैं वो पीपी किट और अस्पताल के अंदर जो है एक कड़े मानकों का पालन करते हैं ताकि आप संक्रमण से बचे रहें, क्योंकि वो बड़ा वर्नेबल जो प्लेस होता है। तो ऐसे में आपने जो हैबिट की बात की है, कैसे लोग इसको, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ आपका अध्ययन कहता है, या अस्पताल में जो मरीज आते हैं किस तरह की हैबिट में कुछ रेजिस्टेंस है, या लोग इसे आसानी से अपना पा रहे हैं? देखिए, आपने इस चर्चा को जो आगे बढ़ाने वाली बात कही है, ये हैबिट वाली, जी, मैंने तो कैजुअली बोला था, बट मैं सोचता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको फिर से एक और बात बताता हूँ, जैसे हम लोग जब आर्मी में ज्वाइन करते हैं तो कैप लगाना, जी, तो कैप लगाना शुरू में बड़ा अनकंफर्टेबल होता है, और आपको विश्वास नहीं होगा कि जैसे जैसे समय गुजरता है बिना कैप के निकलने में मुश्किल होता है। ऐसे, क्योंकि बिना, जब आपने कैप नहीं लगाया तो आपको ऑड लगेगा। ऐसे ही मास्क जो हम लोगों ने सीखा है, आज मैं देखता हूं कि एक पुलिस वाला भी खड़ा रहता है, जी, बट शायद दिन भर में उसको कोई 2-4 लोग ऐसे मिलते हों जो कोई बिना मास्क के घूम रहा है। जी, हो सकता है कि मास्क उसने ठीक तरह नहीं लगाया हो, बट मास्क आज सबके पास है। यदि उनको बार बार उनकी आदत में शुमार हो गया है जी, कि मास्क लगाना जरूरी है। ये बिहेवियरल चेंजेस बहुत बड़ा चेंज है, और उसके कारण केसेस भी कम है, आप देख रहे हैं। जी, बिल्कुल। और डॉक्टर वेद, ये तो बात हमने की कि किस तरह से धीरे धीरे बदलते परिदृश्य में और बदलते दौर में हमने नई चीजों को अपनाया, और शायद आज हम हर एक प्रैक्टिस, अगर हम देखें तो अगर इस समय युवाओं की बात करें, हम आईटी फील्ड की बात करें, बच्चों की बात करें, तो ज्यादातर चीजें एक ऑनलाइन का जमाना आ गया है। हर चीजें, इवन हम अगर आपके प्रोफेशन की बात करें तो मेडिकल प्रोफेशन में भी लोग ज्यादातर टेली कंसल्टेंसी पे ध्यान दे रहे हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे लिसनर्स हैं जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे, या उनको रेगुलर फॉलोअप के लिए डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता था, पर ये भी एक न्यू नॉर्मल की एक नई हैबिट है, एक नया तरीका है लोगों को देखने का। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा एक टेली मेडिसिन को लेके काफी बड़ा बयान दिया था। उस समय हम डॉक्टर्स लोग भी इतना टेली मेडिसिन से हम लोग नहीं सोचा करते थे कि इतना सक्सेसफुल होगा। आज मैं अपना एग्जांपल देता हूं और मेरे साथियों का, कि हम लोग टेली मेडिसिन पे बहुत अच्छी तरह से पेशेंट देख रहे हैं। अच्छा, दोनों पार्टियां बड़ी सेटिस्फाइड हैं, हमारे पेशेंट भी बड़े सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि उसको आना नहीं पड़ता, पैसे कम खर्च होते हैं, एक्सपोजर नहीं होता, इन्फेक्शंस कम होते हैं, और वो अपने टाइम के हिसाब से लेता है कि भाई मुझे 7 बजे शाम को चाहिए। डॉक्टर्स भी अपने टाइम से देता है। तो दोनों तरफ से एक कंफर्ट लेवल हो गया है कि टेली मेडिसिन से भी काम हो सकता है। देखिए, टेली मेडिसिन तो बहुत दिनों से था, बट पॉपुलर नहीं था। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने बोला कि टेली मेडिसिन, और उसके बाद डॉक्टरों ने उसको अपनाया, कुछ मजबूरियों से, क्यों कि लॉकडाउन था, पेशेंट नहीं आ रहे थे। अब हमारी आदत में शुमार हो गया। हमको अच्छा लगता है कि यदि कोई टेली मेडिसिन से कंसल्ट करता है, क्योंकि हम आइडियल एटमॉस्फेयर में अपने घर में बैठे हुए हैं, अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, और वो भी आइडियल एटमॉस्फेयर में अपने घर में बैठे हुए हैं, और ये बहुत सक्सेसफुल हो गया है। आप 100 डॉक्टरों से पूछिए कि बहुत सक्सेसफुल है। और डॉक्टर वेद, इसने एक जो बड़ी चीज करी है कि आप जैसे एक्सपर्ट्स, जो डॉक्टर इस समय देश के जो
बड़े हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं और कई जगह छोटे शहरों में जहां ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं या इतनी एक्सपर्टीज नहीं है उनके पास, तो वहां के मरीज अब आप जैसे डॉक्टर से या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बड़े डॉक्टर से कंसल्ट कर पा रहे हैं। और शायद ये भी एक टेलीमेडिसिन का कमाल है। सिर्फ 2-3 दिन की बात बताता हूँ, क्यों इतना ही याद रहता है जी कि अभी देखिए, आज सुबह से बताता हूँ, एक पेशेंट अरुणाचल प्रदेश से, एक पेशेंट झारखंड से, एक पेशेंट झांसी के पास मौरानीपुर एक बुंदेलखंड जगह वहां से, और एक पेशेंट सिक्किम का, और एक पेशेंट कहीं मेरी ख्याल से नागालैंड में किसी जगह पे था, आई थिंक खोपचौंग जी। तो अब आप देखिए क्या कमाल है। हम लोगों को ये आश्चर्य होता है कि हम पेशेंट से बात करते हैं, उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और व्हाट्सएप से उसको भेज देते हैं। ही आल्सो, वो भी सेटिस्फाइड है और हम भी सेटिस्फाइड है। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये जो नया दौर है, जैसे कहते हैं कि आपदा में भी अपॉर्चुनिटी कुछ न कुछ छुपी होती है, नई लर्निंग्स होती हैं हमारे लिए, तो शायद ये एक ऐसी फील्ड है टेली कंसल्टेंसी जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा मिला है। और डॉक्टर वेद, अगर हम कोविड की स्थिति हमारे देश में तो आपने बताई, लेकिन अगर हम ग्लोबल एक पर्सपेक्टिव देखें तो इस समय वैश्विक परिदृश्य क्या है इसका? कई लोग बात करते हैं कि भाई इंडिया में तो ये हो रहा है कि भाई इंडिया में करीब 40-45 के हजार केसेस हो रहे हैं, तो बाहर क्या हो रहा है? देखिए, यूएसए में हमसे डबल केसेस हो रहे हैं, करीब 82,000, आज की बात बता रहा हूं, करीब 80,000 केसेस, 82,000 केसेस यूएसए में आज हुए, और यूके में 25,000 केसेस हुए हैं, और फ्रांस में 27,000 केसेस हुए। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी इस वैक्सीनेशन के बावजूद भी जी ये जो ग्लोबल पैंडेमिक, तभी तो इसको पैंडेमिक कहा गया है जी, जो पैंडेमिक जारी है। जहां तक 2 कंट्रीज हैं, चाइना और रशिया, उनसे पूरी इंफॉर्मेशन कई कारणों से नहीं आती है, बट जो भी इंफॉर्मेशन आज है उसके हिसाब से उनके यहाँ केसेस कम हैं। कनाडा में भी केसेस अभी पहले बहुत ज्यादा हुए थे, अब आज उनके यहाँ करीब 575 केसेस हुए हैं। पाकिस्तान में करीब 4,000 केसेस हैं। तो इसका मतलब है कई कंट्रीज में है और कई कंट्रीज में केसेस कम है, या उनकी इंफॉर्मेशन पूर्णतः अवेलेबल नहीं है। बट जहां तक वैक्सीनेशन का जोर है, सबने ये माना है कि वैक्सीन किया जाएगा तो केसेस तो होंगे, पर सीरियस नहीं होंगे। जी, तो आपने जैसा कि बताया कि इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, लेकिन ग्लोबली भी कहीं न कहीं कोविड के मामलों में थोड़ा इजाफा हो रहा है। और क्या ये माने कि ये संकेत थर्ड वेव का हो सकता है? देखिए, मैं इजाफा तो नहीं बोलता, क्योंकि अमेरिका में बहुत पहले केसेस थे, बट अभी भी पैंडेमिक जारी है जी। जब इसका मतलब है कि ऑन वेव, जो सेकेंड वेव जिसे हम बोल रहे हैं, वो ऑन गोइंग है, लगातार जारी है। जबकि वैक्सीनेशन का जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, उसमें कहीं ना कहीं विचारों का आदान प्रदान होता है। कई लोग कहते हैं कि स्कूल खुलना चाहिए जी, कई लोग कहते हैं स्कूल नहीं खुलना चाहिए। कई लोग बोलते हैं जो भाई बच्चे पैदा हुए हैं और जो 3 साल के थे अब 5 साल के हो गए हैं, यदि हम उनको स्कूल से एक्सपोजर नहीं रखेंगे, तो ये सब डिबेट इन ग्लोबल सब जगह चलती रहती है। तो आपने भी सुना होगा कभी यूएस में कि ठीक है, जिन्होंने वैक्सीन ले लिया वो विदाउट मास्क भी आ सकते हैं। तो ये सब डिबेट जारी है। बट जहां तक पूछा जाए, यदि आप मेरा खुद का मत लेंगे, तो यदि वैक्सीन और मास्क ये आपको बचा सकता है। अब इस पे डिबेट हो सकती है कि भाई मैंने वैक्सीन ले लिया तो मुझे मास्क की क्या जरूरत है। वैक्सीन लेने से आप तो बच सकते हैं जी, आपको सीरियस नहीं होंगे, आपको इन्फेक्शन भी हो जाएगा, बट आप इन्फेक्शन फैला सकते हैं जी। इसलिए मास्क लगाना जरूरी है। तो आप जिन लोगों ने, हम ये कह सकते हैं डॉक्टर वेद की, जो वैक्सीन लिए है जिन लोगों ने, अगर उन्हें कोविड होता है तो वो एक बार शायद एसिम्प्टोमेटिक भी रह सकते हैं, लेकिन वो सुपर स्प्रेडर जरूर बन सकते हैं। देखिए, वैक्सीन का एक बात तो तय है,
अभी 2 दिन पहले आर्मी ने बहुत बड़ी स्टडी पब्लिश की। ये मुझे जहां तक मालूम है कि शायद 10-15 हजार जो वैक्सीन जो उन्होंने उसका डाटा पब्लिश किया, और उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि भाई इन्फेक्शन रेट बहुत कम हो जाती है वैक्सीन से। ये सबसे लार्जेस्ट स्टडी जो इंडियन आर्मी ने पब्लिश की है, उसके हिसाब से इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए, कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि वैक्सीन लेने से इन्फेक्शन में कमी आती है, और यदि इन्फेक्शन हो गया तो सीरियसनेस, हॉस्पिटलाइजेशन जिसे बोलते हैं, आपको हॉस्पिटल आने की नौबत नहीं पड़ेगी। ये बात बिल्कुल तय है। बट ये बात भी तय है कि आप इन्फेक्शन फिर भी फैला सकते हैं दूसरे को, इसीलिए वैक्सीन के बाद भी आपको मास्क लगाना बहुत जरूरी है। जी, तो जैसा कि डॉक्टर वेद बता रहे हैं कि वैक्सीन और मास्क ये दो ऐसे हथियार हैं जिससे हम कोविड का मुकाबला कर सकते हैं। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमसे चर्चा कर रहे हैं सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के रूमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। आप भी डॉक्टर वेद से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर उनसे सवाल पूछ सकते हैं। और अब हम अपने कॉलर्स को लेते हैं और सबसे पहले रुख करेंगे मध्य प्रदेश में शिवपुरी का, जहां से यशवंत जैन जी हमारे आज के फर्स्ट कॉलर हैं। यशवंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ, हेलो जी यशवंत जी नमस्कार, बताइए। मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर जी। हाँ, जैसा कि अभी डॉक्टर वेद साहब ने कहा कि ये हमारे मरीजों की संख्या कम हुई है जी, लेकिन मैं यही बताना चाहता हूँ कि मरीजों की संख्या कम हुई है लेकिन मृत्यु दर अधिक है। इसलिए हमको बड़ी गंभीरता के साथ इस कोरोना को लेना चाहिए, और उसके साथ में जो भी और अन्य बीमारियां, डेल्टा वगैरह जो भी आ रहे हैं जी, तो हमको एक बात बताना है कि हमको अपने ये वैक्सीन को लगवाना है, दोनों वैक्सीन लगवाना है, और हमको अपने क्या नाम से जो मास्क लगाना है, ये बहुत आवश्यक है। अगर इसको हम नहीं करेंगे तो ये निश्चित रूप से जो अभी 7-8 प्रांतों में है तो वो हो सकता है फिर वही की वही स्थिति कहीं हो जाए। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा है, आकाशवाणी भी लगातार हमको बताती रहती है, और हमारे जो हमारे डॉक्टर आते हैं वो भी बताते रहते हैं, तो हमको उनकी बातों को ध्यान रखना चाहिए। हो सकता था कि ये कार्यक्रम ही बंद हो जाता अगर ऐसी बीमारी ना होती तो। जी बिल्कुल, मगर आकाशवाणी का हम आभार व्यक्त करते हैं जिसने कि इस प्रकार का कार्यक्रम चला के डॉक्टरों से हमारी चर्चा कराई। हम चाहेंगे कि जो ऑक्सीजन की भी बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक जिले में कायम करने की जो बात की है, उसके लिए भी हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देंगे। बिल्कुल यशवंत जी, आपने जो हमारे कार्यक्रम के बारे में बात कही, और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्टर वेद इन्होंने जो लोगों से अपील की है, मुझे लगता है कि जब एक लिसनर दूसरे लिसनर से बात करता है तो शायद उसका प्रभाव कहीं न कहीं दूसरे लिसनर पे भी पड़ेगा। सत्य बोला। और इन्होंने, जैन साहब ने एक बहुत बड़ी बात ये भी कही जी कि आज इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रधानमंत्री जी ने एक इनिशिएटिव लेके, मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं होगी, चाहे 3rd वेव आए चाहे 4th वेव आए, क्यों वो इंतजाम हम लोगों ने कर रखा है जी। वो जैन साहब ने अभी बताया जी बिल्कुल। तो ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जिसे दूसरी लहर के दौरान पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, उससे मुहैया भी कराया गया। लेकिन तैयारी अगर हमें देखें तो हम आगे के लिए जिस तरह से तैयारी की गई है तो वो काफी मजबूत है हमारी तैयारी, और किसी भी तरह की जो चुनौती है उसका सामना करने के लिए देश तैयार है। और अब हम रुख करते हैं बड़ौत का, जहां से महेश शर्मा जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी स्वागत है महेश जी आपका कार्यक्रम में। हमारे पूरे परिवार ने दोनों डोज ले लिए जी, और हम जो है आपके बताए हुए नियमों का पालन भी कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको, और बहुत बहुत आभार। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है, और इससे बचने के क्या उपाय हैं, समझाकर बताइए।
अति कृपा होगी। जी बिल्कुल डॉक्टर वेद, अब जब से ये सब नए हम ये कह सकते हैं कि इस समय लोग इतने अवेयर हैं कि जितने भी वेरिएंट्स आ रहे हैं उसके ऊपर लोगों की नजर रहती है कि अभी तक तो हम डेल्टा के प्रभाव से उबर नहीं पाए हैं और डेल्टा प्लस सामने आ गया। क्या कुछ है ये डेल्टा प्लस? देखिए, मैं आपको बताऊं, चाहे वो अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा, चाहे डेल्टा हो, कोई कहे ना कि भाई सांप से बचने के क्या उपाय हैं, तो सभी सांपों से, चाहे कोबरा हो चाहे क्रेट हो, तो ये सभी जितने भी वेरिएंट्स हैं, ये साइंस के लिए जरूर हमारे लिए बहुत ये सिरदर्द पैदा करते हैं कि किसी की इन्फेक्टिव रेट बहुत ज्यादा है। जैसे आज ही पेपर आया है कि ये अभी जो डेल्टा वेरिएंट्स हैं ये क्यों खतरनाक है ज्यादा, क्योंकि ये चिकन पॉक्स की तरह ही इसकी जो इन्फेक्टिविटी रेट है बहुत ज्यादा हो सकती है, और ये इससे बचने के वही उपाय हैं, जैसे कि अल्फा वेरिएंट है चाहे बीटा वेरिएंट है, वही वेरिएंट के बचने के सभी वेरिएंट्स के एक ही उपाय है। बट ये नॉलेज प्राप्त इसलिए करना चाहिए साइंस को कि हमें ये पता चल जाता है कि सोसाइटी में इतने सारे केसेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि शायद ये वेरिएंट ज्यादा इन्फेक्टिव है, तो हमें ज्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर जैसा डॉक्टर वेद बता रहे हैं कि ज्यादा इन्फेक्टिव है तो ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। और रुक करते हैं महाराष्ट्र में मुंबई का, जहां से भावेश जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। आइए जानते हैं क्या सवाल है भावेश जी का। भावेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी धन्यवाद सर, आपको और डॉक्टर जी को नमस्कार। सर मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग वैक्सीन आजकल ले रहे हैं उसका कोई मतलब डेटा है कि कितने समय तक उसका इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडीज जो रहते हैं वो बॉडी में कितने टाइम तक रहते हैं अपने बॉडी में? जी डॉक्टर वेद, और डॉक्टर वेद आप इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त सवाल है ये। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि एंटीबॉडीज तो पैदा आपने कर दी वैक्सीन देने से, वो एंटीबॉडीज कितने दिन रहती है। जी देखिए, इसीलिए तो बूस्टर दिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि यदि निमोनिया के वैक्सीन को हर साल दिया जाता है, तो आज भी ये बहुत बड़ा डाटा उपलब्ध नहीं है जहां तक ये कहा गया है कि ये जो वैक्सीन है, कई वैक्सीन क्लेम करते हैं कि हमारी जो एंटीबॉडीज है वो लाइफ लॉन्ग रहती है, लंबे टाइम तक रहती है। बट ये बड़ा प्रीमेच्योर होगा कहना। आज के दिन में ये माना गया है कि 2 डोजेज सफिशिएंट है, बट हो सकता है ज्यादा से ज्यादा डाटा अवेलेबल होगा कि हो सकता है हमको हर साल ही ये वैक्सीन लगाना पड़े। तो इसका समय का इंतजार कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर हमें धीरे धीरे प्राप्त होगा। जी, और अब रुक करते हैं दिल्ली में गांधीनगर का, जहां से धर्मवीर जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब जय हिंद। जय हिंद जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपके द्वारा वही भी बताया गया कि ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में आप लोगों ने हमें बचाव के तरीके बता रखे हैं, मास्क पहनना और वैक्सीन जो है आपको एक तरह का हमारे लिए कवच है। तो ये लड़ाई में ये दोनों चीजें तो जरूरी है। आप इसके साथ साथ आप हमें लड़ने के लिए जो आप लड़ाई में अटैक करने का भी हमें रास्ता सुझाएं। और सवाल है, जैसे कि मैं बैंक गया था तो वहाँ अभी भी लोग जैसे बैंक में नोट लेते हैं तो वो फटाफट अपना मुंह में फूंक लगाते हैं और फटाफट अपने नोट गिनते हैं। आम आदमी हर जगह मार्केट में देख लीजिए, तो ये भी एक इन्फेक्शन फैलने के इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इतना पहले ये बताया गया कि इसके ऊपर आप दूसरे तरीके से नोटों को गिनिए, तो इसके ऊपर भी कुछ इन्फेक्शन आने के तो चांस है ना डॉक्टर साहब? ये नोट होते हैं जेब में। मैं आपको जी डॉक्टर वेद, जैसा कि हमने चर्चा की शुरुआत ही आज एक एटिकेट और एक हैबिट से किया है, इसके बारे में बताइए। जी हाँ, ये देखिए, एक तो हमने ये 2 साल में ये सीखा कि जो सरफेस से ट्रांसमिशन है, जैसे हम लोग पहले बहुत डरते थे कि यदि आपके दरवाजे के हैंडल को साफ किया जाए, या हम कहते थे भाई कोई चीज टच करने से हमको हो जाएगा, जी। उस पर वायरस होता जरूर है, चाहे वो कागज हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो हैंडल हो,
बट उसमें वायरस की, जिसे कहते हैं ना, वायरस लोड बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा वायरल लोड होता है जब आप या तो खांसते हैं या फिर आप बातचीत करते हैं। तो वो प्रिकॉशन जरूर रखे जाएं कि यदि आप कर सकें कि भाई यदि आप मुंह में बार बार ना लगाएं, जैसे आपने अभी बोला कि आप नोट गिन रहे हैं और मुंह में लगा रहे हैं, तो नेचुरली इस हैबिट को हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपकी उंगली में कुछ वायरस है तो आपके मुंह में नहीं जाना चाहिए। तो वो तो आपने बोल ही दिया है कि इस हैबिट को हमें सुधारना ही पड़ेगा। पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जो डाइनिंग टेबल पे हम लोग बैठते हैं हम लोग जी, और फिर उस समय तो मास्क नहीं रहता। तो घर वाले तो ठीक है क्योंकि आप तो उनसे रोज मिल रहे हैं जी, बट आप जब बाहर से किसी को बुलाते हैं तो जहां तक हो सके डाइनिंग टेबल पे खाना रखिए और दूर दूर बैठ के खाइए, क्योंकि उस समय आपके पास मास्क भी नहीं होता और आप बात भी करते हैं। तो जिसको मैं बोलता हूँ टॉकिंग एटिकेट, बातचीत करने का तरीका हमें बदलना पड़ेगा। खान पान में जब हम बैठते हैं तो उस समय मास्क नहीं होता और मैक्सिमम बात हम वहीं करते हैं। जी बिल्कुल। और अब हम रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां से इंद्रभान जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। इंद्रभान जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुराश्रय कॉलेज जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ सर। जी बताइए। सर प्रश्न ये है सर, जब दोनों ने मास्क पहना हो और एक दूसरे से 6 फुट की दूरी रखी हो तो कितना प्रतिशत कोरोना का वायरस का खतरा बना रहता है? देखिए, इस पे स्टडीज भी पब्लिश हैं कि एक आदमी मास्क पहने और दूसरा ना पहने, या फिर दोनों मास्क पहने और 6 गज की दूरी भी है, तो 99% आप सेफ हैं। जी हेलो। जी हाँ जी डॉक्टर साहब, अगर दोनों ने मास्क पहना हुआ है तो सबसे ज्यादा सेफ्टी है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। और अब हम चाहते हैं कि चलते चलते आप हमारे श्रोताओं के लिए जो किस तरीके से उन्हें बचाव करना है, बाहर निकलना है तो कैसे जाना है, इन सबको सम अप करें ताकि ये जो संदेश है सब तक पहुंचे या पूरे देश तक पहुंचे। एक तो हम सबके लिए संदेश ये है कि डरे नहीं। जैसे फर्स्ट वेव है, सेकंड वेव है, थर्ड वेव है, कोई थर्ड वेव कोई ऐसे नहीं आएगी। और जो लोगों ने बोल रखा है कि थर्ड वेव में शायद बच्चे ज्यादा अफेक्टेड होंगे, तो बच्चे ज्यादा अफेक्टेड नहीं होंगे। यदि बच्चों को इन्फेक्शन होगा भी, जिनको वैक्सीनेशन नहीं लग पाया है, तो बच्चे उनका इन्फेक्शन माइल्ड होगा, क्योंकि बच्चों में इन्फेक्शन माइल्ड होता है, उनके लंग्स में वायरस के रिसेप्टर्स कम होते हैं। तो एक तो बच्चों की ज्यादा चिंता ज्यादा इतना मत लाइए। बट जो जो हमने सीखा है उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता, चाहे वो मास्क लगाना हो, चाहे वो हाथ धोना हो, सैनिटाइजेशन है, डिस्टेंस मेंटेन करना जो 2 गज की दूरी है, और टॉकिंग एटिकेट। जो हमने सिर्फ सीखा है उसको हम आर्मी के डिसिप्लिन की तरह लें, तब हम इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। चाहे वो सेकेंड वेव आए, थर्ड वेव आए, चाहे फोर्थ वेव आए। और वैक्सीनेशन, देखिए 40 लाख वैक्सीनेशन इस कंट्री में रोज लगाया जा रहा है। अपनी बारी का इंतजार करें। यदि आपको वैक्सीन भी लग जाती है और ये सब आप कर रहे हैं, ये कवच जिसे बोला गया है, बिल्कुल, तो आपको डरने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। इसी संदेश के साथ डॉक्टर वेद, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, थैंक यू। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर वेद ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।